Hello learners, welcome to my channel Teaching Diaries with Harleen Kaur. So guys, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आप सबको पता ही होगा कि जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीटेट, जी ट्रिपल एस बी के वी एस एंड इवन बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। सो गाइस, आज मैं आपको बेसिक पॉइंट्स करवाऊंगी जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपके पास आज आने वाली है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। जीन पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो ये बात जानने की आवश्यकता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय संज्ञानात्मक विकास, राइट? सो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास बेसिकली वो कैपेबिलिटी, वो शक्ति होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है उसमें सोचने की क्षमता होती है, वो तर्क कर सकता है, यानी कि अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करता है। उसके दिमाग में बेसिकली WH फैमिली के क्वेश्चंस चलते हैं, वो हर चीज में तर्क कर सकता है, अपने दिमाग से अपने संज्ञानों का यूज करके हर चीज को भाप सकता है। ठीक है, आई होप आपको संज्ञानात्मक विकास का मतलब समझ आ गया होगा। अब देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है ये है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। हम सबको पता ही है कि जो जीन पियाजे थे वो कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे स्विट्जरलैंड में, और वहाँ के वो मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अच्छा, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसा कि जीन पियाजे के बारे में बताया जाता है, हम पढ़ते हैं, नॉलेज ले ग्रास्प करते हैं, तो जीन पियाजे ने ना अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जीन पियाजे ने ये थ्योरी कहीं से पढ़ के हमें नहीं सुना दी, नो दैट्स नॉट राइट। जबकि जीन पियाजे ने तो अपने बच्चों के जीवन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनको देखा और ऑब्जर्व किया कि बच्चे कैसे कैसी चीजें सीखते हैं, कौन सी उम्र में क्या क्या होता है, उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्या वो सीखते हैं, क्या वो ग्रास्प करते हैं अपने एनवायरमेंट से। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जीन पियाजे ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है वो अपने बच्चों को रियल में देखकर किया है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वह अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। व्हाट डज इट मीन? कि प्याजे कह रहे हैं अब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, वैसे वैसे उसके दिमाग में अलग अलग चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाने वो शुरू कर देता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट कर लीजिए। प्याजे ने कहा है कि जो बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक है। क्या है? नन्हे वैज्ञानिक। इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा गया, तो उसका उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे। ठीक है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार यानी कि टाइप में तो अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी में अलग नहीं होती। इसका मतलब है कि प्याजे कहते हैं कि हाँ, तो क्या हुआ अगर बच्चे छोटे हैं, तो क्या हुआ कि हमारे जितना वो हाइट में, एज में बड़े नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों में विचार करने की क्षमता या फिर थॉट्स कम होंगे। जितने थॉट्स हम बड़े व्यक्तियों के दिमाग में आते हैं, उतने ही थॉट्स बच्चों के दिमाग में आते हैं। क्वांटिटी बहुत सारी है, हाँ, टाइप अलग हो सकता है, हमारा प्रोस्पेक्टिव अलग हो सकता है। हम लोग जो चीज को देख रहे हैं, बच्चे क्या पता उस चीज को अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो। राइट नाउ वी शुड मूव अहेड। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब प्याजे ने कुछ डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट दिए हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और इसकी भी दो प्रक्रिया होती है। ठीक है, बच्चा क्या करता है या फिर हम लोग क्या करते हैं, वातावरण के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके भी दो पॉइंट्स है, वो एक है आत्मसातीकरण और एक समायोजन। अब थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। फर्स्ट इज आत्मसातीकरण। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप ध्यान मत दीजिएगा इस तरफ। नाउ आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों?
पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी कि अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो है प्रीवियस नॉलेज के साथ अपनी प्रेजेंट नॉलेज को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने देखी ये जो पपी दिख रहा है आपको व्हाइट कलर के, इसमें आई एम मार्किंग दैट, या ये जो पपी है, अब बच्चा रास्ते में अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा है, उसने क्या देखा कि एक छोटा सा पपी है, ठीक है, इसकी दो पैर हैं, दो आंखें हैं, ठीक है, चार चार पैर मान लीजिए, या जो भी मान लीजिए, ठीक है। बच्चे ने क्या देखा, इसकी चार पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, राइट, और ये भौ भौ कर रहा है। क्या कर रहा है, भौ भौ कर रहा है। तो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि इस तरह का जो जानवर होता है, उसके चार पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं और भौ भौ करता है, वो एक क्या है, वो एक डॉग है। बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि वो एक डॉग है, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक और कुत्ता दिखता है, एक और डॉग दिखता है। अब वो बच्चा क्या करता है, इसमें देखो प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को वो कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है, उसने देखा था कि उसकी भी दो आंखें थी पहले वाले डॉग की, अभी जो नया डॉग है इसकी भी दो आंखें हैं, ठीक है, इसकी भी चार टांगे हैं, अब ये भी भौ भौ कर रहा है। तो क्या हुआ, कोई कलर अलग है, लेकिन इसका मतलब अगर ये भी भौ भौ कर रहा है पहले वाले की तरह, तो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो डॉग। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने अपनी प्रीवियस नॉलेज के अंदर अपनी करंट नॉलेज को ऐड कर दिया, आत्मसात कर लिया, स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल ढाल लिया, ठीक है। नाउ अनुकूलन का अगला भी पार्ट है समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। अब देखिए एकोमोडेशन से हमें क्या समझ आता है। एकोमोडेशन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा आगे और गया, बच्चा चल रहा है, चल चलते थोड़ा सा आगे और गया, अब उसने एक सेम ऐसा ही जानवर देखा जो कि डॉग की तरह दिखता था। इसकी भी दो आंखें थी, ठीक है, इसके भी चार लाते हैं, इसके भी दो कान है, लेकिन अब इसके मुंह से भभो की जगह म्याऊं म्याऊं की साउंड निकल रही है। किसकी निकल रही है, म्याऊं म्याऊं की। अब बच्चे को समझ आता है कि सेम, काफी हद तक सेम दिखने वाले जो जानवर है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही जानवर हो। पहले जो कुत्ता भवो, जो डॉग था वो भवो कर रहा था, ठीक है, लेकिन जो कैट है वो म्याऊं म्याऊं कर रही है, ठीक है। अब उसने अपने आप को समझा लिया, वातावरण के अकॉर्डिंग अपना तालमेल बिठा लिया कि वो जो भवो करता है वो डॉग होता है, और जो म्याऊं म्याऊं करता है वो कैट होती है। नाउ उसने एकोमोडेशन का यूज किया। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज साम्य धारण, यानी संतुलन। इसको इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके द्वारा बच्चे आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करते हैं। साम्य धारण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे जो होते हैं वो आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन कायम कर पाते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्कीमा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब मैंने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था, तब उस एग्जाम में स्कीमा से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज क्या पता अब भी दोबारा सीटेट के या फिर किसी भी टेट एग्जाम में आ जाए। नाउ वी शुड रीड नाउ। स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्कीमा। आपको पता है कि आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, तो ठीक है, ये स्कीमा हो गया आपके दिमाग के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक सोच है, ये एक भावना है जो डेवलप हुई पड़ी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है। तो अब देखो स्कीमा के अंदर एड ऑन क्या करेंगे, जब आपको पता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है, और आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी फ्रेंड ने बता दिया कि टीचिंग डायरीज विद हरलीन कौर एक चैनल है, उसमें एक मैम पढ़ाती है, तो आप लोगों ने क्या किया, यूट्यूब खोला और इस यूट्यूब में जाकर आपने चेक करा, आपने चैनल देखा मेरा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें स्कीमा यूज हुई, क्योंकि आपने आपके दिमाग की जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है गाइस। सो इसी तरह क्या होता है, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों के अंदर भी कि जो जन्मजात होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तब उसको किसी ने फीड करना नहीं सिखाया होता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली फीड करता है, राइट। ऑटोमेटिकली उसको कुछ जेस्चर्स आते होते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, वो भी स्कीमा के अंदर ही आता है। और ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जो बच्चा जन्मजात सीखता है। सो नाउ हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के बारे में। उप्स गाइस, ये मैंने गलती से माय मिस्टेक्स मीका लिख दिया, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ।
स्कीमा। देखो ये भी स्कीमा का एग्जाम्पल हो गया है ना, कि जो मुझे आंसर ऑलरेडी पता था स्कीमा कैसे लिखते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो पुरानी नॉलेज के अंदर हमने नई नई नॉलेज को ऐड कर लिया, कि मैंने देखा कि मैंने स्कीमा की स्पेलिंग गलत लिख दी और मैंने उसको करेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये भी एक स्कीमा का एग्जाम्पल ही हुआ ना। प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना ही स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए ये क्या है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। ओके, सो पहला क्या है, संवेदीय पेशीय अवस्था। बेटा इसके बहुत सारे नाम है, संवेदीय पेशीय अवस्था, संवेदीय गामक अवस्था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना इनके स्टेजेस को ना आपको इंग्लिश में लर्न करना है। इंग्लिश में लर्न करने का फायदा ये होता है कि एग्जाम में इंग्लिश में टर्म एक ही होती है, हिंदी में वो आगे पीछे करते रहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये जो संवेदी गामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसमें ये 0 से 2 साल तक के बीच में रहती है। 0 से 2 साल के जितने भी दुनिया के ब्रह्मांड के बच्चे हैं वो सारे इसी अवस्था के अंदर आते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या अपने आईज के थ्रू, अपने टेस्ट के थ्रू, अपनी नोज के थ्रू, अपने हैंड्स को फील करके, अपने कानों से सुनकर, इन सब सेंस ऑर्गन की हेल्प के साथ सीखता है। देखिए जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस अवस्था में बच्चे के लिए। और हाँ, अगला पार्ट देखते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छपी हुई वस्तुएं भी ढूंढ लेता है। इसमें क्या है, अच्छा एग्जाम्पल देखिए। अब बच्चा क्या करता है, आप एक काम करिए, आप ना अपने घर के आसपास जो भी बच्चा है आपके घर में, या फिर जो भी बच्चा है उसको एक मोबाइल फोन दीजिए। ठीक है, मोबाइल फोन देने के बाद आप उससे उसी टाइम फोन छीन कर कहीं पे रख दीजिए। अब इस एज में बच्चे को याद रहेगा कि आपने उसे जो चीज ली है वो चीज कहाँ रखी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने कोई चाबी बच्चे के सामने कहीं पे टांग दी है। ठीक है, हो सकता है कि आप उस चाबी को कहीं टांग कर भूल जाएं, लेकिन बच्चा आपको इशारों से बता देगा कि ये चाबी आपने वहां पे टांगी थी। तो उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब जो ऑब्जेक्ट है बच्चे की दृष्टि में, बच्चे के विजन में, वो परमानेंस हो गई है, परमानेंट स्थित हो गई है। ओके, अब प्याजे ने हमको सेकंड स्टेज बताई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जो है इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और याद रखना है कि 2 से 7 साल के बच्चों तक में होती है। ठीक है, दुनिया ब्रह्मांड के सारे 2 से 7 साल के बच्चे इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। आसपास जो भी चीजें हो रही है बच्चा उसके प्रति समझ डेवलप कर पाएगा, देख सकेगा उसको, लेकिन उसको उसके ऊपर क्रिया, कोई अपने एक्शंस नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। ठीक है, जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। अब बच्चा इस एज में क्या होता है, बच्चा कुछ भी सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को बोला पेन। ठीक है, पेन पेन बोला, अब बच्चे के दिमाग में इस पेन की ऑटोमेटिक इमेज बन गई। ठीक है, बच्चा जो भी सुनेगा उसकी इमेज अपने माइंड में बना लेगा। ये कब होता है, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें एस्पेक्ट्स आते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, जीववाद। जीववाद यानी कि एनिमिज्म। जीववाद आ जाता है, यानी कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता, बच्चा कैपेबल नहीं है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के अंदर कंपैरिजन करने में। फॉर एग्जाम्पल बच्चा चल रहा है, चलते चलते वो जमीन पर गिर गया, अब वो रोता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है कि मम्मी कहती है ये लो बेटा ये लो,
बट मम्मी जमीन को पैर से लात मारती है। बच्चे को लगता है कि हाँ भाई हाँ, ये मम्मी ने सही किया, मम्मी ने उसको मारकर मेरा बदला ले लिया। जबकि बच्चा बेचारा, उसको इतना नहीं पता कि जमीन जो है वो दैट इज नॉन लिविंग थिंग, दैट इज नॉन लिविंग थिंग। बच्चे को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है इस उम्र तक। तो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अहम केंद्रित, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा लर्नर्स, की ईगोसेंट्रिज्म है वो किसने दी थी? वो दिया था पियाजे ने। ठीक है, कई बच्चे इसको वाइगॉट्स्की का सिद्धांत समझते हैं, बट नहीं, ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पॉइंट है, ये पियाजे जी ने ही दिया था। ठीक है, अब देखिए ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है। जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो भी वह कर रहा है, वह सोच रहा है, वह सब बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को आइसक्रीम खाना पसंद है वेनिला फ्लेवर की, तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को वेनिला आइसक्रीम ही पसंद होगी। ठीक है, बच्चा अपने प्रोस्पेक्टिव से पूरी दुनिया को देखना शुरू कर देता है इसमें। ठीक है, अगला और अपलटावी, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख सकता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए, बच्चे 6+4 कितना होता है, तो बच्चा बता देगा कि दैट इज 10। लेकिन उसको हम पलट दे, रिवर्स कर दे, बच्चे से 4+6 पूछे, तो बच्चा इसको रिवर्स करने में कामयाब नहीं रहेगा। बच्चे को नहीं समझ आएगा कि 6+4 10 था, तो 4+6 भी 10 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको इसका। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि देखो, कई बार आपने देखा होगा मूवीज में या घरों में, बच्चे कुंडी लगाना सीखते हैं। उनको कुंडी लगाना तो आता है, लेकिन उनको कुंडी खोलना बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि उनमें पलटन का सिद्धांत अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। दे कैन नॉट रिवर्स द थिंग अगेन। अगला है मुद्रा संप्रत्य, यानी कि बच्चे को पैसों के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर बच्चे को 2000 का एक नोट दे दिया जाए, ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स दे दिए जाए, तो बच्चे को अभी डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा कि कौन सा बिग है। बच्चा हमेशा ज्यादा दिखने वाले कॉइन्स को लेगा, यानी कि उसको ये नहीं पता कि 2000 का एक नोट ही इन सिक्कों से बहुत ऊपर है। नो, जबकि बच्चे को लगेगा कि जो क्वांटिटी में ज्यादा चीज है, सिक्के क्वांटिटी में ज्यादा है, तो दैट इज मोर। सो ठीक है, मुद्रा संप्रत्य, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की योग्यता, कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे मुद्रा संप्रत्य नहीं कर पाते, दूरी, भार, ऊंचाई, इन सब चीजों में बच्चा अभी तक अच्छे से डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्रीयकरण। ठीक है, यानी कि सेंट्राइजेशन। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्राइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है एक टाइम पे एक ही चीज की तरफ ध्यान केंद्रित कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये पिक्चर में जो बच्ची है, ये फोन चला रही है। ठीक है, ये फोन में भी इसको सिर्फ गेम से मतलब होगा। ठीक है, ये फोन में सिर्फ गेम खेल रही होगी या फोटो खींच रही होगी। इन दोनों चीजों में, इन चीजों, इन मतलब मैक्सिमम आई कैन से दैट कि इन दोनों चीजों के अलावा इसको अभी नॉलेज नहीं है कि फोन के अंदर कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स कॉल भी कर सकते हैं, और वी कैन से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी सो ऑन थिंग्स हम फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही चीज की तरफ होगा। उसको अपनी, बच्चे की दुनिया ना अपनी होती है। बच्चा समझता है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। ठीक है, और जो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, बच्चा एक ही चीज की तरफ ओरिएंटेड रहता है। उसको सिर्फ अपने मतलब की चीज पसंद होती है, और बाकी की चीजों से उसका कोई मतलब नहीं होता। अगला है संरक्षण। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे, तो क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। यानी कि बच्चे को फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 ग्लास दे दें, ठीक है, एक ग्लास है जो कि लंबा है, और एक ग्लास है जो काफी चौड़ा है, तो बच्चा दोनों में से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि किसके अंदर ज्यादा मिल्क है। ठीक है, बच्चा हमेशा ज्यादा वाला लेगा, क्योंकि उसका मिल्क फेवरेट होगा, तो वो ज्यादा वाले लेगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, बच्चा एक ग्लास है, ठीक है, इसमें जूस है, इसमें इतना जूस भरा हुआ है, और दूसरा ग्लास है, वो
वो ऐसे है, मान लो आप कुछ इस शेप में है, उसमें पूरा भरा हुआ जूस पड़ा है, तो बच्चे को लगेगा कि ये ग्लास क्योंकि हाइट में ज्यादा है तो इसमें जूस है ज्यादा, तो बच्चा ये वाला ग्लास लेगा, जबकि बच्चे को लेना ये वाला चाहिए था। ठीक है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। नाउ अब हमारा अगला टर्म है क्रमबद्धता, यानी कि सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों, उनके आकार को रखना नहीं सीख पाता, यानी कि बच्चा जो है शेप्स को असेंड करना नहीं सीख पाता, उसके लिए बड़ी शेप्स, छोटी शेप्स, उसको भी नहीं पता कि पहले में मुझे सबसे बड़ी शेप रखनी चाहिए ब्लॉक की, फिर इसके ऊपर उससे छोटी, फिर इसके ऊपर उससे छोटी, फिर इसके ऊपर उससे छोटी। नो, बच्चा भी ढंग से इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए तो देखिए ब्लॉक्स अब दोबारा गिर गए हैं। बच्चे ने ब्लॉक्स बनाए थे लेकिन उनको शेप्स का, वस्तुओं का ढंग से आकलन करना नहीं आया, तो इसलिए सारे के सारे शेप्स आपस में गिर गए। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों में सीरिएशन का ज्ञान भी नहीं डेवलप होता। अब बारी है प्याजे की तीसरी स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ने की। ठीक है, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है और ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों के बीच में होती है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि बच्चे के सामने जो चीजें होंगी बच्चे उनके ऊपर ही एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में अपलटावी यानी कि पलटन, जीववाद यानी कि डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मुद्रा, मनी, भार, वेट, संरक्षण, सीरिएशन, क्रमबद्धता आदि की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट के गुण आ जाते हैं, यानी कि जो चीजें पहले वाले स्टेज में बच्चों को नहीं आ रही थी वो इस स्टेज में बच्चों को आ गई है। ठीक है, अब देखिए अगला है आगमनात्मक तर्कणा, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने जब डीएलएड या फिर बीएड की होगी तब आपको दो विधियों के बारे में बताया गया होगा, आगमन विधि और निगमन विधि। तो ये वही है, ये वही वाली आगमन विधि है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि के अंदर क्या होता है कि उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी कि बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर ही बच्चा उसके ऊपर रिएक्ट कर पाता है। बच्चों को पहले उदाहरण देना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको पता है कि आगमन और निगमन विधि के बारे में तो पता ही है, मुझे अच्छे से नॉलेज है इस बारे में। आगमन विधि में उदाहरण पहले दिया जाता है, फिर उसके नियम बताए जाते हैं। निगमनात्मक विधि में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, ये पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है नीचे। एग्जाम्पल इसमें है कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए। हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, बच्चा आंसर देता है कि हाँ जी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, पहले बच्चे के दिमाग में हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया कि पेड़ हरे रंग का होता है, लंबा होता है। ठीक है, उससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। अब बच्चे के दिमाग में बच्चे को हमने जैसे उदाहरण दिया पेड़ का, तो बच्चे के दिमाग में वैसे ही आंसर आया कि पेड़ से हमें तो भाई ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन बता देते मैम को। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टेज है पियाजे की थ्योरी की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है। संसार ब्रह्मांड के 11 से 15 वर्ष के सारे बच्चे इसी अवस्था के अंदर आते हैं पियाजे के अनुसार। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। ठीक है, यानी कि इमोशंस की सर्वोच्च अवस्था होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है कि कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में हमने बताया बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को बोला पेड़, ठीक है, बच्चे की आंखों के सामने पेड़ तो नहीं है ना, लेकिन बच्चा अपने माइंड में माइंड मैपिंग करता है। बच्चे को अपने माइंड में पता होता है कि पेड़ कैसे दिखता है, फिर बच्चा उस पेड़ के बारे में सोचने लगता है, अपनी धारणा यानी परसेप्शन बनाने लगता है। ठीक है, अब अगला क्या है, निगमनात्मक तर्कणा। इसमें क्या होता है डिडक्टिव थिंकिंग में, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी कि जो क्लास में टीचर उसको नियम बताती है बच्चे उसके ऊपर WH फैमिली, वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउएवर, यानी कि इन सब क्वेश्चंस का यूज करता है और अपने विचार मैम के साथ शेयर करता है। अब देखिए क्योंकि आप और हम इसी संसार में रहते हैं और इस संसार में कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसकी उसकी प्रसराहना भी की जाती है, प्रशंसा भी करी जाती है
और इसकी आलोचना भी करी जाती है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हर व्यक्ति को दिए जाते हैं। और प्याजे ने देखो ये सिद्धांत तो हमें चारों के चारों सिद्धांत तो ऑलरेडी दे दिए, ठीक है, चारों सिद्धांत दे दिए, साथ चारों अवस्थाएं दे चुके हैं प्याजे। लेकिन अब इन अवस्थाओं के बारे में भी लोगों ने कई सारे तर्क करे। कई मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने प्याजे के चारों अवस्थाओं के बारे में पॉजिटिव कहा, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके बारे में नेगेटिव व्यू दिए। अब प्याजे की सिद्धांत की जो आलोचना है, जो क्रिटिसिज्म है, अब उसके बारे में हम एक दो बातें जान लेते हैं। फ्रेंड्स, प्याजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया। प्याजे ने कहा कि जो बच्चा जो है वो पहले सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा, फिर सेकंड स्टेज में जाएगा, फिर थर्ड स्टेज में जाएगा, फिर फोर्थ स्टेज में जाएगा। ये क्रमबद्ध सीरिएशन में होगा, यानी कि पहले एक में जाएगा फिर दूसरे में जाएगा। जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा पहले पहले स्टेज में जाएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको अच्छा गाइडेंस दिया जाए तो पहले से उस डायरेक्ट तीसरे में पहुंच सकते हैं, दूसरे से चौथे में पहुंच सकते हैं। ये एक सीक्वेंस वाइज होना दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब अगला देखिए, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे को हम अच्छे से सिखाएं, पढ़ाएं, तो बच्चा अपने समर्था के अकॉर्डिंग या फिर अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा सीख सकता है। बच्चे को अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो वो क्यों नहीं सीखेगा अच्छा, राइट। आप बच्चे को बचपन से सिखा दीजिए कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, बच्चे के कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से डेवलप होते रहेंगे। ओके, सो नाउ वी शुड समराइज ऑल टॉपिक्स। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बारे में हम एक बार लिटिल समराइज कर लेते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो आ गई है, लेकिन इससे पहले हम एक बार जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा लुक बैक करके देख लेते हैं, ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो प्याजे के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है। हमने प्याजे के बारे में अभी तक ये पढ़ा कि जो जीन प्याजे है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। गाइस, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रही हूँ। प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स दिए थे उसमें अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन के अंदर भी 2 पॉइंट्स आते हैं, जो कि आत्मसातीकरण पहला। इसमें क्या होता है, बच्चे प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला समायोजन यानी कि एकोमोडेशन आता है। एकोमोडेशन क्या होता है, बच्चे जो प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं और उसमें समायोजन करते हैं। अगला आत्मसातीकरण पढ़ा हमने, स्कीमा पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हमने। फिर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ी। संवेदीय पेशी अवस्था पढ़ी, यानी सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बच्चा जो है वो इन सब सिद्धांतों से गुजरता हुआ सेकंड अवस्था यानी कि सेकंड के बाद थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद वो चौथे स्टेज पे पहुंचता है, ठीक है। फिर प्याजे के बारे में काफी बात करी कि प्याजे ने अपने स्टेज में जो भी अपनी थ्योरी में दिया था उसकी आलोचना भी की गई, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपके इस टॉपिक से जुड़े कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको फ्यूचर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड एज सुन शेयर भी कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं, ताकि हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहे। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल टीचिंग डायरीज विद हरलीन मैम को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी विल मीट on another video. Thank you so much, guys.